देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। एक्चुअली हमारी जो इंग्लिश वाली प्रॉब्लम है पहले उसे देखो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट, अब जो भी वर्ब के बाद में आएगी वो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी। फ्रॉम अ पॉइंट, अब यहां से जो भी कुछ बता रहा है उस टेंजेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा एलोबरेट कर रहा है, वो टेंजेंट नहीं बता रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ए, देखो पहले कोई भी एक सर्कल आप ड्रॉ कर लो, कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो, और इस सर्कल में, ठीक है, यहां से एक कोई टेंजेंट जा रही है, यहां इसका सर्कल का सेंटर है, ये इसकी एक रेडियस है और ये डिस्टेंस है। कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। जैसे जैसे कहेगा वैसे समझते चलेंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट जो अभी हमें नहीं बताई है, जिसको हमें देखना है, जो किसी वर्ब के बाद में आएगी। फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कोई पॉइंट ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने ड्रॉ की है एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी जिसकी डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। किसकी डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर? उस पॉइंट की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर जहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है। फ्रॉम ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो ये है एक्चुअली, ये है द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इतना सब कुछ इसको एक्सप्लेन कर रहा है। वर्ब के बाद में आई है ये 4 सेंटीमीटर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यानी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो सर्कल की जो रेडियस होगी ये आपकी आर हो जाएगी। सेंटर को ओ और इसको हम क्या ले लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं। वैसे आपको सबको एक बात हमने बताई है कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, बट ट्रिपलेट में आप लोग किसी भी तरीके से मिस इंटरप्रेट ना करें कि अगर सपोज कोई ये साइड 5 दे रखी है और ये 3 दे रखी है तो आप इसको 4 नहीं बोल सकते। याद रखना ट्रिपलेट में लार्जेस्ट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, अगर वो है तभी ट्रिपलेट लगाएंगे, करेक्ट। तो वैसे तो रेडियस आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3, 4 और 5 क्या है हमारे ट्रिपलेट हैं। बट ऑब्जेक्टिव की बजाय अगर ये 2 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको लिखना पड़ रहा है तो फिर आप लिखेंगे इन अ सर्कल, ठीक है ना। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है ए बी, और ओ ए क्या है सेंटर। ओ ए कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ज्यादा मत लिखिए 2 नंबर में ही आएगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है ए बी, ये 4 सेंटीमीटर है। रेडियस आपसे पूछ रहा है टू फाइंड में रेडियस क्या है ये आपको बताना है, तो आप इसको टू फाइंड लिख सकते हो। अब रेडियस बेटा हमें निकालनी है तो समझने की कोशिश करनी है। ये बता दिया आंसर वैसे मैंने, बट आप लगाओ कि देखो ये बात ध्यान रखो कि 90 एंगल ये है और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। तो आपको पता है आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और आर इक्वल टू 3। तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे आप हेंस द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। नोट कर लो इसे। देखो बेटा मीनिंग समझते चलो क्वेश्चंस का। 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या है
सेम है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या है, सेम है। तो सपोज कि एक तो ये सर्कल हो गया और दूसरा इसमें कोई छोटा सर्कल हमने बना दिया है, अंदर बना दो या इसके बाहर बना लो, जैसे आपको कोई, उसको छोटा बना लो तो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। तो ये दो कोसेंट्रिक सर्कल हैं। ऋतिक बहुत बात करता है भाई तू। देखो इसमें कोसेंट्रिक सर्कल में, अब बात को समझो, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, इसकी रेडियस कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। भाई ये तो फिक्स है कि जो रेडियस है वो स्मॉलर सर्कल की अंदर जो सर्कल है उसकी कम होगी और बाहर वाले की ज्यादा होगी। कोसेंट्रिक सर्कल बना दिए जिनकी रेडियस भी मैंने लिख दी। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है। तो यानी देखो ये इस तरीके से एक कॉर्ड बन जाएगी जो इसको क्या कर रही है, टच करेगी, करेक्ट। इसको क्या करेगी, टच करेगी और ऐसे टच करके यहां पे मिल जाएगी इन दो पॉइंट पे। लेट कॉर्ड के नाम ले लो ए और बी, ठीक है। इसके बाद इसको इससे मिला दो, है ना, और इसको यहां लिखने की कोई जरूरत थी नहीं वैसे, है ना। इसको ऐसे मैंने मिला दिया है और अब इसका यूज करेंगे हम। इसका सेंटर O है और ये P पॉइंट पर टच कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि OP जो है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा किस पे, AB पर, ठीक है ना। तो रीजन लिख दो, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर, हाँ। अब देखो टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होगी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये वाला पार्ट रेडियस अगर किसी टेंजेंट पर पड़ी हुई है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो 90 डिग्री ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से जब आप इसको रेडियस को ऐसे लाओगे तो पहली बात तो ये है कि वो रेडियस रहेगी नहीं, रेडियस सिर्फ यहां तक रहेगी, बात को समझो, है ना। तो मुझे ये पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं थी, बट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री होगी। अब आप में से अगर कोई ये कहे कि सर मैंने चलो ये लाइन यहां से खींच ली, ये तो टेंजेंट नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये इस छोटे वाले पे सर्कल पे यहां डाल दी मैंने, इस पे ये डाल दिया है, तो भाई आप ये भी बताओ ना कि ये तो रेडियस भी तो नहीं है ना, ये रेडियस भी तो नहीं बची ना, रेडियस तो सिर्फ यहीं तक थी ना। अब तो ये नीचे और आ गई तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से थोड़ी सी बढ़ गई, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। इसको लिखो या ना लिखो, आपको पता है कि ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। ओपी कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। दूसरा ओ ए 5 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। तीसरा ये
एपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीबी। एपी इक्वल टू पीबी, क्यों? क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो लाइन फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर लाइन लिखिए, परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक एक पॉइंट अगर आपको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एपी इक्वल टू पीबी आ गया। अब यहां हम क्या देख रहे हैं, लगाओ पाइथागोरस लगा लो। इन ट्राइंगल ए पी ओ में देखो ये 5 है, लार्जेस्ट साइड 5 है, ये स्मॉलर साइड 3 है, तो ये साइड डेफिनेटली 4 होगी। बस 5 अगर इसमें से या इसमें से कुछ होता तो हम यहां ट्रिपलेट्स का यूज नहीं कर सकते थे। हम पेपर में एक स्टेप में से शो करेंगे, बट अगर हमें पहले से पता है तो हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या लगाओगे आप, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। पॉइंट क्लियर? तो ये करेक्ट है क्या, ये गलत है? ए ओ, हाँ करेक्ट है। ए ओ यानी हाइपोटेन्यूज लिया है, ओपी का स्क्वायर और एपी का स्क्वायर। पाइथागोरस से आप लगा दो भाई, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग इट एपी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज इट क्लियर ना? ये क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको पता है कि ए बी ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एपी आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches the smaller circle is 4 सेंटीमीटर। लास्ट में 8 सेंटीमीटर। लास्ट में आप अपने आंसर को कंक्लूड जरूर करिए, नोट कर लो इसे। चलो देखो, लिसन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ए बी सी और डी। चिंकी, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन बोर्ड? तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आ रही है क्या? ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। नम्रता, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? 4 साइड। तो 4 साइड तो ये भी है, 1 2 3 और 4। A closed figure
by four line segment is called quadrilateral. Clear point? A closed figure by four line segment is called quadrilateral. अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब उसका फोर साइड से क्लोज्ड एक फिगर है, जस्ट इतना सा है, और वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि बाहर से उसको घेरे हुए है, ठीक है। इंस्क्राइब का मतलब है कि वो अंदर है। तो अगर वो एक्सप्लेन करता सर्कल को, अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये बोलता अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, तब भी बात सेम ही थी, क्योंकि सर्कल किसके अंदर इंस्क्राइब हो रहा है? क्वाड्रिलेटरल के। अब उसने क्या बोला है? अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तब दोनों सिचुएशन में बात सेम ही रहेगी। अब ये प्रूव करना है। देखो देखते हैं बेटा, जैसे फ्रॉम पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट से देखते हैं तो ए एस इज इक्वल टू ए पी। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इसको भी लिख देंगे, पॉइंट बी से लेके हम इसको भी लिख देंगे, सी से लेके ये भी लिख देंगे, डी से लेके ये भी लिख देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको कैसे अरेंज करें कि ऐड करने के बाद में सेम ही रिजल्ट आए। क्योंकि जब तक टीचर पढ़ा रहा है तो वो कुछ भी लिख रहा है, हमें समझ में तो आ ही रहा है, क्योंकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बनी रही है। बट जब हम खुद लेके उसे बैठेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि यार ये तो इधर आ गया, ये इधर आ गया, अब उसको अगर ट्रांसपोज कर रहे हो तो माइनस में आ जाएगा। तो सीक्वेंस में लिखिए, आपको क्या चाहिए? आपको ए बी और सी डी एक ही साइड में चाहिए। इधर ध्यान दो, ए बी और सी डी एक ही साइड में चाहिए, यानी ए बी और सी डी एक ही साइड में चाहिए, और दूसरी साइड में ए डी और बी सी चाहिए। तो कोशिश ये करो कि ए बी और सी डी के जितने भी पार्ट हैं वो इस साइड में आ जाए या इस साइड में आ जाए, दूसरे वाले के सारे पार्ट एक साइड में चले जाएं। पॉइंट क्लियर? तो जैसे मैंने लिखा कि ए एस इज इक्वल टू ए पी। अब ए एस मेरा किसका पार्ट है? ए डी का पार्ट है ना? ए डी का पार्ट है, तो ए डी और बी सी दोनों एक साथ आनी है। तो ए डी के और बी सी के दोनों पार्ट को मैं एक साथ लिखूंगा। पॉइंट क्लियर है? ए डी और बी सी के दोनों पार्ट को मैं एक साथ लिखूंगा। तो देखो ए एस लिखा है, ए एस इक्वल टू ए पी लिख दिया। अब मुझे ए डी के पार्ट एक साथ लिखने हैं, तो फ्रॉम पॉइंट डी से डी एस इधर लिखूंगा ताकि ए डी एक साइड आ जाए। डी एस इज इक्वल टू डी आर। सिमिलरली मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने ए डी को तो एक साइड लिख दिया है, ए डी को एक साइड लिख दिया है। अच्छा, अब इसको देखो, अगर मैं इस वाली साइड, मुझे ये साइड जो है ए डी के साथ बी सी वाली साइड लेफ्ट साइड में लिखनी पड़ेगी। अब तो यहां से सी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी आर, ठीक है ना? और क्योंकि ये पार्ट है, ये भी उधर ही लिखना है, तो बी क्यू इक्वल टू बी पी, बी इक्वल टू बी पी। अब ये चारों इक्वेशन आपकी बन गई 1, 2, 3 और 4। मैं वही आपको बोल रहा हूं, इधर देखो, जैसे अगर सपोज सी आर इधर आ जाता, जैसे आपने जल्दबाजी में किया, तो सी आर इक्वल टू सपोज सी क्यू हो जाता, सी क्यू। तो गलत तो ये भी नहीं है, गलत तो ये भी नहीं है। जब ये गलत नहीं है तो भाई इसको लिखने में दिक्कत ये आएगी कि आपको साइड कंप्लीट नहीं मिलेंगी, और साइड कंप्लीट नहीं मिलेंगी तो आपको इसको आप इसे प्रूव नहीं कर पाओगे, फिर आप इसे एक्सचेंज करोगे। तो बेहतर है कि ये वाला पॉइंट जो अभी बताया है कि जो साइड जिस साइड में आ रही हैं उन्हें उस एक साइड में लिख लो, है ना? पहले एक लिख लो। अब जैसे कायदा में मैंने क्या, ये इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
पहले लिखा, पहले के बाद में मैंने अरेंज कर लिया कि भाई मैंने किस वैल्यू को किधर लिखा। अब इन्हें ये कैसे आ रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहां पे ये सारे के सारे अलग अलग एक्सटर्नल पॉइंट से दो दो टेंजेंट्स इक्वल आ रही हैं, तो सिंपल सी बात है, इसे ऐड कर लो। ऐड इक्वेशन 1, 2, 3 और 4, चारों को जब मैं ऐड करूंगा तो AS DS CQ BQ AP के साथ BP लिख लो, बढ़िया रहेगा, या कोई बात नहीं DR लिख लो प्लस CR प्लस BP। तो जैसे हमने ये लिखा, अब देखो AS और DS, AS ये रहा और DS ये रहा, दोनों को मिला के AD मिल गया। CQ और BQ, CQ ये रहा और BQ ये रहा, तो BC मिल गया। इसके बाद में AP के साथ DR नहीं मैच कर रहा है, AP अब DR के साथ CR मैच कर रहा है, तो DR और CR मिला के CD बन जाएगा, CD बन जाएगा ये, और AP और BP मिलाकर के, AP और BP मिलाकर के AB हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, AB। और यही आपसे प्रूव करा रहा था। आपको पता है कि AB और CD इधर लिखे हुए हैं, तो एज इट इज लिख दो लास्ट में, AB प्लस CD, इसको इधर ले आए, और ये कितना है, AD प्लस BC के, इसको हम क्या बोलेंगे, जो आपसे पूछा था वही हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें आपको कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने प्रूविंग में सिर्फ ये स्टेटमेंट पूछा था, ये आपने प्रूव कर दिया। कैसे, हाँ हाँ हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख लो, लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। अभी ये क्वेश्चन 9 को मैंने प्रॉपर थ्योरी नहीं लिखी है। क्वेश्चन 9 ये जो भी एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो लिख दी है। देखो, अगर आपको पेपर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है तो उसका नंबर मिल जाता है, बट अगर आपको कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं है तो पेपर में फिर नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसका नंबर नहीं मिलता फिर डायग्राम जो अगर पेपर में दे रखा होता है और उसमें अगर कुछ नहीं करना होता है तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि x, प्लीज, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये क्या है, दो पैरेलल हैं। ठीक है, और ईशांक इधर देख, ये दो पैरेलल लाइंस आपको दे रखी हैं, इसमें ये डायमीटर है क्योंकि सेंटर से होके पास होने वाली कॉर्ड डायमीटर होती है, और उसके ही एंड से अगर टेंजेंट पास होती है तो वो पैरेलल होती हैं। हालांकि यहां उसने पैरेलल दे भी रखा है। ठीक है, अगर पैरेलल है, अब आपको क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB ये 90 डिग्री होगा। AOB कौन सा है, ये है AO और B। जैसे आपको बोला जा रहा है एंगल AOB, जब हमारे इस डायग्राम में नहीं था, ये एंगल हमें क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री का प्रूव करना है इसमें। अब कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेंगे, छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन OC, नहीं AC तो हमें पूछ ही रहा है तो उसको, है ना, ज्वाइन क्या कर लेंगे हम, OC को हम ज्वाइन कर लेंगे, और ये फिर कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, करेक्ट। तो यहां अब हम क्या करेंगे, प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल, एक तो ये ट्राइंगल ले लो, ए पी ओ एंड ए सी ओ को, ए पी ओ एंड ए सी ओ में दो ट्राइंगल हमने ये लिए हैं, ठीक है। सौम्य नींद आ रही है, चाय बनवाऊं? बस इधर देखो, जब क्वेश्चन चल रहा है तो इतना उछलने की क्या जरूरत है रुष्मिता? कीप क्वाइट। देखो, इन ट्राइंगल एओपी एंड एओसी, एसीओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे। देखो, इस वाले ट्राइंगल की अगर हम ये बात करें कि एपी और एसी इक्वल होंगी, विशेष क्यों इक्वल होंगी? ये एपी और एसी इक्वल होंगी, क्यों इक्वल? तुम्हें अब टेंजेंट दिखने लग गई ना दूर से, है ना? तो पॉइंट से टेंजेंट अगर दिख रही है तो देखो, AP इज इक्वल टू AC, और ये क्या है? टेंजेंट्स हैं। इसके बाद अच्छा, OP इज इक्वल टू OC, ये क्यों इक्वल होगा विदिका? OP इज इक्वल टू OC क्यों इक्वल होगा? रेडियस है ना, दोनों रेडियस हैं तो। और थर्ड है AO इज इक्वल टू AO, ये कैसे इक्वल हो गई? ये कैसे इक्वल हो गई? कॉमन हो गई, ठीक है। तो हेंस ट्राइंगल APO ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACO के, और ये किस मेथड से हो जाएगा? SSS। तो इस एंगल को अगर आप 1 ले लेते हो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो और इसको 4 ले लो, तो यहां देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों ऐसे इक्वल हो जाएगा? ये CPCT से। या तो आप सिमिलरली करके लिख दें, या आप इन दोनों ट्राइंगल को भी ले लें, इन ट्राइंगल BCO एंड ट्राइंगल BQO में BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BQ। ये साइड और ये अपने आप में इक्वल है, क्यों इक्वल है भाई? ये दोनों क्यों इक्वल है? BC और BQ टेंजेंट है, क्लियर है। इसके बाद अच्छा, OC इज इक्वल टू OQ, विदिका क्यों इक्वल है? ये रेडियाई, और BO इज इक्वल टू BO। तो आप क्या कह सकते हो? हेंस ट्राइंगल BCO ट्राइंगल BQO के इक्वल हो जाए, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कैसे आ जाए? ये कैसे हुआ? SSS से। तो ये CPCT। इसके बाद अब आप क्या देख रहे हो? देखो, एंगल 1 प्लस, इसको इक्वेशन 1 दे दो नाम, इसको इक्वेशन 2 दे दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये
कितने के बराबर आएगा ये? 180 180 डिग्री आएगा। और एंगल 1, देखो मुझे 2 और 3 चाहिए, क्योंकि मेरा ए ओ बी 2 और 3 एंगल मिलकर के बना रहे हैं। 2 और 3 एंगल मिलके मेरे को क्या बना रहे हैं? ये ए ओ बी बना रहे हैं। तो अच्छा, ए ओ बी यानी एंगल 2 और 3 चाहिए, बाकी हटाएंगे। एंगल 1 को क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एंगल 3 लिखने दो, क्योंकि मुझे चाहिए। और एंगल 4 को एंगल 3 लिख सकते हैं। भाई यहां से देखो, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। एक्चुअली मैं एंगल इसको 1 से और 4 से भी रिप्लेस कर सकता था, बट बात क्या है कि मुझे क्या चाहिए? ए ओ बी मेरे लिए रिक्वायर्ड है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगा। तो इसमें ये 180 हो गया। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, और ये कितने के बराबर है? 180 के। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का ट्वाइस जब आप करोगे 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री आ जाएगा, 2 से डिवाइड होके 90 डिग्री आ जाएगा। और ये 90 डिग्री आएगा तो ये कौन सा एंगल है? 2 और 3 मिलके ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका क्या आ गया? हेंस प्रूव्ड। यही आपसे पूछ रहा था। है